मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई इस वस्तु के पीछे के मनोविज्ञान को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित कर सकता है। पैसा दुर्लभ नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो पैसे के खेल के नियम को जानते हैं। इस समरी ऑडियो बुक में हम समझेंगे किस तरीके से आप पैसे को एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप आकर्षित कर सकते हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मीडिया कवर जीवन की जीते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस समय पैसे को लेकर जो आप फैसला ले रहे होंगे वह आपके आने वाले कुछ सालों के लिए फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से पैसे के मनोविज्ञान को समझ लिया जाए और जल्दी से जल्दी फायदा लिया जाए। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है। यह किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस पर परखती है। यह कई विषयों पर एक ताज़ा नज़रिया देती है। जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताबें फोकस करती है ऐसी चीज़ों पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया जाए या फिर पोर्टफोलियो बनाया जाए। आज हाउसेल लोगों और पैसों के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। इस पर पकड़ बनाने के लिए लोग खुद को कर्ज के बोझ में दबाते हैं, ब्याज देते हैं, कई तरीके के ऐसे काम करते हैं जिससे कि पैसे को बचाया जा सके। लेकिन आखिर में क्या होता है? आखिर में पैसा बचा भी सकते हैं और नहीं भी बचा सकते हैं। लेकिन इस समरी को पढ़ने के बाद हम कहेंगे किस तरीके से पैसे से व्यवहार करना चाहिए। आपको बधाई हो ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किताबों को पूरी तरह से पसंद करता है। मुझे अच्छी तरह से पढ़ना, नोट्स लेना, उनकी शिक्षाओं के साथ प्रयोग करना और फिर लेसन को समराइज करना पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मैंने इस किताब को समान स्तर के समर्पण के साथ अप्रोच किया है और परिणाम यह है जिसे आप सुन रहे हैं। अच्छा पैसा होने का आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है, लेकिन ज़्यादा इस बात से लेना देना है कि किस तरह आप व्यवहार करते हैं सही चीज़ों में। इंगेज करें और चांस लें कि आप सफल हो जाएं। इसी तरह से आप में कितने पे बुद्धिमत्ता है, समझ या अंदर की खबर हो, यह आपको गलत व्यवहार से उपजे परिणाम से नहीं बचा सकता। किताब का हर चैप्टर एक इंसान को पैसे के प्रति व्यवहार और एप्टीट्यूड को दर्शाता है। कुछ व्यवहार अच्छे नतीजे की गारंटी देते हैं, जबकि दूसरे व्यवहार विफलता के लिए। तो चलिए फिर इस किताब के 12 महत्वपूर्ण लेसन्स को डिटेल से समझते हैं। लेसन 1 है, कोई पागल नहीं है। हर एक की एक अलग सोच होती है कि किस तरह यह दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया कई हालातों में वैल्यूज़ और बाहरी प्रभाव से प्रभावित होता है। आपने अपने पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस की दुनिया में होने वाली घटनाओं के लेना 0.1 पर है, लेकिन 80 पर इस पर बात से की है। आप किस तरह सोचते हैं, दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज़ आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या खुले विचारों वाले हो जाएं। हम सब यह सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इससे एक पतले से रेशम के बराबर हैं अनुभव नहीं कर पाए। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर गौर करें। हम कम आय वाले लोग सालाना $400 खर्च कर देते हैं। यह नंबर हायर इनकम वाले लोगों को भी चौंका सकता है। इसे पैसे की एक उम्मीद या फिर ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पर रखे यह जान पाना मुश्किल है कि वह ऐसा क्यों करते हैं। लेसन 2 है, भाग्य और जोखिम कोशिश से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स उन चंद हाई स्कूल्स में पढ़े हैं जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे।
अगर शिक्षक बिल डगलस की कोशिश नहीं होती, जिन्होंने उस समय पर $3000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को वही करियर में सक्सेस मिलती। बिल गेट्स खुद यही चीज़ मानते हैं कि अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। तीन बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स थे जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल और एलन। केंट एब्स को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई। इसे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, यह दोनों ही वास्तविकता हैं जो हर एक ही जगह में उसके खुद के प्रयासों के अलावा भी उसके नतीजे पर असर डालती है। यह दोनों चीज़ें होती हैं क्योंकि सिर्फ आपके प्रयासों के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेशन का है जो आपको कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। लेसन 3 है, कभी पर्याप्त नहीं है एक कहानी है। लेकिन कर्ट बन और जोसेफ हेलर की जो एक अरबपति के पार्टी में शामिल होते हैं, कर्ट ने कहा कि यह अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेते हैं जितना हेलर अपने लोकप्रिय उपन्यास यानी कि नोवेल से आज तक नहीं कमा पाया। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। वह है जो आपके पास है, उसे खतरों में डालने की कोशिश वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंस स्किल यह है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करें। खुद को दूसरों की तुलना करना एक गलत है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटल कम अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती। आपको एक सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर ही कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आपको यह पता है कि चीज़ को अवॉइड किया जाए जिससे आपके बाद में पछताना ना पड़े। कई चीज़ें जोखिम लेने के लायक नहीं होती, चाहे उनसे कितना भी फायदा क्यों ना हो जाए। एक छोटी सी लिस्ट जैसे प्रतिष्ठा, आज़ादी, दोस्त, परिवार और प्यार, खुशी जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा हैं या नहीं। लेसन 4 है, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के पैसों के पीछे एक साधारण तथ्य है, वह सिर्फ है अच्छे निवेशक नहीं, वह लगातार 75 सालों तक एक अच्छे निवेशक रहे। उनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल वेस में बांधा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरू के सालों में बनाया था और बाद में उन्हें लंबा समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका एक स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न्स के बारे में नहीं होती, यह उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक रहे हैं और लंबे समय तक दोहरा सकें। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना पूरी तरह से अलग चीज़ है और पूरी तरह से अलग मानसिकता और रणनीति की आवश्यकता होती है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और अपने आप को वहाँ रखने की आवश्यकता होती है। पैसा रखने के लिए इसके विपरीत की जाए तो आवश्यकता होती है इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है और यह भय होता है कि आपने जो बनाया है आपसे उतने ही तेजी से छीना जा सकता है। लेसन 4 है, अमीर बनना और अमीर बने रहना, पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इनके लिए बिल्कुल अलग मानसिकता और रणनीति यानी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पैसा पाने के लिए जोखिम लेने की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की पैसा बनाए रखने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक इसके उल्टे ही इसके लिए चाहिए कि विनम्रता और यह डर कि जो आपने कमाया है वह जल्द ही आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोरिस जो एक वेंचर कैपिटल रखते हैं, हम यह समझाते हैं कि आने वाले कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले इनाम पर आराम नहीं कर सकते, हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते, हम यह मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सफलता आने वाले कल की सफलता में तब्दील हो जाएगी।
एक सर्वाइवल माइंड्स होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, डॉट फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं। इतना सक्षम बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सकें और गेम में लंबे समय तक बने रह सकें ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। नंबर 2 है, प्लान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कोई भी प्लान आपके प्लान के अनुसार नहीं जाएगा। हर योजना में गलती के लिए जगह रहती है। जितना आपको अपने प्लान और सफलता बनाने के लिए एक खास चीज़ की ज़रूरत होगी, उतना कमज़ोर आपको प्लान होगा। नंबर 3 है, आने वाले कल को लेकर आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक रहें। सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहें। लेसन 6 है, आप जीत गए हैं, यह एक आर्ट। कलेक्टर हाइंस वैन ग्रुपिन की कहानी है। उन्होंने पिकासो बाक्सा हैरान रह जाते हैं कि सच्चाई यह थी पिकासो की उन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में कला खरीद ली थी। उनके संग्रह का कुछ हिस्सा ही मूल्यवान था। ग्रुपिन कई बार गलत भी हो सकता था, फिर भी आखिर में वह सही निकला। कोई भी चीज़ जो विशाल हो, लाभदायक हो, प्रसिद्ध हो या प्रभावशाली हो, वह एक टेल इन्वेस्ट का नतीजा होती है। हजारों या लाखों में एक इन्वेस्ट की तरह हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड हंड्रेड्स इन्वेस्टमेंट करता है तो वह 80 पर फेलियर का अंदाज़ा लगा रहे हैं। कुछ % अच्छा परफॉर्म करता है तो कुछ अच्छे रिटर्न्स। अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज़्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती हैं। कुछ ही ठीक ठाक कर पाती हैं और कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाती हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि टेली बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हर चीज़ को चलाती है तो आप यह समझते हैं कि